Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। तो हम जानेंगे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसको कि हम अटल बिहारी वाजपेयी सेवी नवा सेवा अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है जो कि कवर कर रहा है 21.8 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर सी पे। इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। क्या फीचर्स है इसका? ये जो ब्रिज है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विटनेस करेगा 70,000 से अधिक व्हीकल डेली। ये इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी को मुंबई और नवी मुंबई के बीच में। ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है भारत का और वर्ल्ड का 10वां लॉन्गेस्ट सी ब्रिज में से है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कम करेगा ट्रैफिक कंजेशन को, प्रमोट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और रिड्यूस करेगा जो ट्रेवल टाइम है सेवरी और चिल्ली के बीच में जस्ट 15 से 20 मिनट हो जाएगा। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो 1 आवर ट्रेवल टाइम है इससे ये बचेगा। पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का जहाँ पे ओपन रोड टोलिंग सिस्टम होगा। पहली बार है ये भारत में ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ओपन रोड टोलिंग सिस्टम होता है क्या, हम ये समझते हैं। ये रिफर करता है एक मेथड को जिसमें कि कलेक्ट किया जाता है टोल को हाईवे पे। इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है कि व्हीकल को वहाँ रुकना होगा या स्लो डाउन होना होगा। इसके जगह पे ट्रेडिशनल टोल बूथ होता है जो कि ओपन रोड टोलिंग उपयोग करता है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का और कैमरा जो है वो डिटेक्ट करता है व्हीकल को जैसे ही वो वहाँ से पास होता है और डेजिग्नेटेड टोलिंग पॉइंट पे। ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम जान ले। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन मेथड है जिसको उपयोग किया जाता है बिल्ड करने के लिए ब्रिज को या दूसरे स्ट्रक्चर को। ये इन्वॉल्व करता है उपयोग करने को स्टील के प्लेट को जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है स्ट्रॉन्ग और स्टीप के लिए एक डायरेक्शन में, जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है दूसरे डायरेक्शन में। ये अलो करता है स्टील को कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे हैवी लोड को, जैसे कि व्हीकल को जब वो रिमेनिंग लाइट वेट रहते हुए भी। ये आप देख सकते हैं। तो ये नवा सेवा को सेवरी से कनेक्ट कर रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। तो रेगुलेट करने की बात कही गई है भारत के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को, जो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल में। ऑनलाइन गेमिंग होता है क्या है, टाइप क्या है ऑनलाइन गेमिंग का और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम कंसीडर करेंगे। आवश्यकता है एक रोबस्ट रेगुलेशन की भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एमर्जिंग मार्केट के फेलियर को देखते हुए। इस कारण चिंता रेज हो रहा है एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रॉड और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू को लेके। ऑनलाइन गेमिंग होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। It refers to video game, mobile game that are played over the internet through various device. Example: multiplayer online battle arena game, first-person shooter game, massively multiplayer online role-playing game and many other. जो आपका ऑनलाइन गेमिंग है ये रिफर करता है वीडियो गेम या मोबाइल गेम को जिसको कि प्ले किया जाता है इंटरनेट के मदद से अलग अलग डिवाइसेस में, जैसे कि आपका मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना गेम हो गया, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम हो गया, मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम और भी इसी टाइप के जो टाइप है ऑनलाइन गेमिंग का, जैसे कि आपका ई स्पोर्ट हो गया जिसको कि वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट के रूप में, जो इंक्लूड करता है प्रोफेशनल प्लेयर को। फैंटेसी स्पोर्ट हो गया, कैजुअल गेम हो गया जो कि आपका आइदर स्किल बेस्ड हो सकता है, मेंटल स्किल, या चांस बेस्ड जो कि बेस्ड होता है रैंडम एक्टिविटी के ऊपर, जैसे कि रोल ऑफ डाइस, इस टाइप का ऑनलाइन गेम। क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन गेमिंग को लेके? तो सबसे बड़ा दिक्कत है एडिक्शन। ऑनलाइन गेम का जो एडिक्शन है इसके कारण फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हार्म हो रहा है, साथ साथ ये इंटरफेयर कर रहा है डेली लाइफ की एक्टिविटी को भी। गैम्बलिंग एडिक्शन, ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम जो है इसके कारण एडिक्शन हो रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन को दूसरे प्लेयर के साथ चैट या वॉइस फीचर के मदद से, जिसके कारण साइबर बुलिंग या हैरेसमेंट को देखा गया है। सिक्योरिटी रिस्क, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो रिस्क है साइबर अटैक या डाटा ब्रीच का, जिसके कारण कॉम्प्रोमाइज होता है पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों का। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ये जो है कंटेंट करता है वायलेंस, सेक्सुअल या दूसरे टाइप के इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को जो कि सुटेबल नहीं है सारे एज के लिए। इथिकल कंसर्न भी है, ये परपेचुएट कर रहे हैं नेगेटिव स्टीरियोटाइप को और बायसेस को, पार्टिकुलरली मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए। गेम में परचेज का जो ऑप्शन है जिसके कारण ओवर स्पॉइंडिंग या एक्सप्लॉइट करता है ये वल्नरेबल इंडिविजुअल को। चीटिंग और हैकिंग, ये जो है प्रोन है चीटिंग का या हैकिंग का, जिसके कारण ये र्यून कर देता है गेम प्ले के एक्सपीरियंस को दूसरे के लिए। फिजिकल और हेल्थ पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो लंबा पीरियड है सीटिंग का और स्टेयर करने का स्क्रीन को, जिसके कारण फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होता है जैसे कि आई स्ट्रेन होना, बैक पेन होना या कैर्पल टनल सिंड्रोम हो गया। लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो नुकसान हो रहा है टैक्स रेवेन्यू का,
जो ग्रोथ है इलीगल ऑफशोर गेमिंग मार्केट का, इसको आइडेंटिफाई किया गया है एक मेजर चैलेंज के रूप में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यूजर को और सब्सटेंशियल लॉस हो रहा है टैक्स रेवेन्यू का भी। सोशल आइसोलेशन, excessive online gaming can lead to social isolation and lack of face to face communication with other। अब बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके कारण सोशल आइसोलेशन हो रहा है, कमी हो रहा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का दूसरों के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिटी ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट रूल को ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ये जो है आपका अमेंडमेंट किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 में। इसमें जो प्रोविजन कहा गया है तो जानेंगे इस प्रोविजन के बारे में हम। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो है उनको रजिस्टर करना होगा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में। उनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें 5 मेंबर होने चाहिए अलग अलग फील्ड के, जिसमें कि ऑनलाइन गेमिंग, पब्लिक पॉलिसी, आईटी, साइकोलॉजी और मेडिसिन के। ड्यू डिलीजेंस, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है उनको एडिशनल ड्यू डिलीजेंस का पालन करना होगा, जैसे कि केवाईसी कराना होगा यूजर का, ट्रांसपेरेंट विड्रॉवल या रिफंड ऑफ मनी होना चाहिए और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विनिंग अमाउंट का। रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट, गेमिंग कंपनी जो है वो सिक्योर करेंगे एक रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट को, टिपिकली जिसका उपयोग होगा कार्ड गेम के लिए, जो कि इंश्योर करेगा कि जो गेम का आउटपुट है वो स्टैटिस्टिकली रैंडम वो अनप्रेडिक्टेबल है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो है वो नहीं अलाउ करेंगे कि वो एंगेज हो बेटिंग व दूसरे इस टाइप के गेम पे। कंपाइलेंस की बात कही गई है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को अपॉइंट करना होगा एक कंपाइलेंस ऑफिसर को, नोडल ऑफिसर और ग्रीवेंस ऑफिसर को। अदर रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो ऑनलाइन गेमिंग क्या है ये अभी तक आपका स्टेट सब्जेक्ट है, इस कारण स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देखते हैं काफ़ी कठिन इसको इन्फोर्स करा पाना अलग अलग रूल के माध्यम से, जैसे कि जियो ब्लॉक करना कुछ ऐप को या वेबसाइट को अपने टेरिटरी में स्टेट के, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आने के कारण। तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम बिल 2022 जो है ये प्रोहिबिट करता है सारे फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन गेमलिंग को, ना कि गेमिंग को, सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन गेमलिंग का उसको प्रोहिबिट करता है। और ये सिर्फ अलो करता है रेगुलेशन को ऑनलाइन गेम का, जिसको कि नहीं कंसीडर किया जाता है गैम्बलिंग के रूप में। ये बिल रोकता है माइनर को कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑनलाइन गेम पे, और प्रोहिबिट करता है प्रमोशन को ऑनलाइन गेमलिंग व गेमिंग का एडवर्टाइजमेंट या किसी और मीन्स के माध्यम से। कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रीवियसली बैन कर दिया था सारे फॉर्म को ऑनलाइन गेमिंग का जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मनी का इन्वॉल्वमेंट था। जीएसटी की बात अगर हम करें तो एक प्रपोज 28% गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो बहुत जल्द इम्पोज किया जाएगा डिपॉजिट के ऊपर, जो कुछ केस स्टडी ऐसे हम समझते हैं, जैसे कि आपका जो यूके मॉडल है रेगुलेशन का। यूके मॉडल जो है ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन का, ये इन्वॉल्व करता है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रेगुलेटर को कि वो इन्फोर्स करे स्ट्रिक्ट मेजर्स को इंश्योर करने के लिए प्लेयर के प्रोटेक्शन को। क्वार्टरली रिपोर्ट जो है रेगुलेटरी इफेक्ट का इसको पब्लिश किया जाता है, इम्पोज किया जाता है सिग्निफिकेंट फाइन को ऑपरेटर के ऊपर वायलेटिंग प्लेयर और प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट के लिए। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कपल किया जाता है हार्म रिडक्शन एफर्ट को, जो कि मदद करता है डिक्लाइन करने में डिसऑर्डर गेमिंग और रिस्की बिहेवियर को। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो एक क्लियर और कंसिस्टेंट रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबल है गेमिंग मेजर के लिए। इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और कोलैबोरेशन जो है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में, ये सब मदद करेगा क्रिएट करने में एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को भारत में। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है भारत का, ये कंटिन्यू ग्रो करेगा और प्रोवाइड करेगा इंटरटेनमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, लेकिन प्रोटेक्ट करना होगा प्लेयर को और साथ साथ प्रमोट करना होगा रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समवेसा प्रोजेक्ट। तो हम जानेंगे समवेसा प्रोजेक्ट के बारे में। इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप आई-STEM इज लॉन्चिंग द समवेसा प्रोजेक्ट एट IISc बेंगलुरु। तो किसने लॉन्च किया, कहाँ किया, ये है क्या, सब इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप आई-STEM है, उन्होंने लॉन्च किया है समवेसा प्रोजेक्ट को IISc बेंगलुरु पे। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है इन्हेंस करना रिसर्च कोलैबोरेशन को भारत में, इम्प्रूव करके एक्सेसिबिलिटी को फैसिलिटी और लैब का। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एलो करेगा रिसर्चर और इंडस्ट्री को कि वो कनेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूशन के साथ जिनको आवश्यकता है इक्विपमेंट की, और इनेबल करेगा उनको कि वो रेंट कर सके एक्सपेरिमेंट के लिए इनको। ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है सेव करना कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिसर्चर के लिए, इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए, और ये प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स को नेशनल लेवल पे।
Indian Science, Technology and Engineering Facility Map (iSTEM) is a national web portal that helps researchers find the facility that need for their research and development work. The portal also aims to connect resources to the researcher. ये जो आपका iSTEM है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, ये एक नेशनल वेब पोर्टल है जो कि मदद करेगा रिसर्चर को खोजने में, जो फैसिलिटेट करेगा जो आवश्यक है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए। और ये पोर्टल का मकसद है कनेक्ट करना रिसोर्सर्स को रिसर्चर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हम्बोल्ट एनिग्मा। तो हम जानेंगे हम्बोल्ट एनिग्मा के बारे में। हम्बोल्ट एनिग्मा जो कि एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा कब 19th सेंचुरी पे। ये सजेस्ट करता है जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी और बायोडाइवर्सिटी के बीच में। हम्बोल्ट एनिग्मा जो है आइडिया, ये आपका अर्थ के ट्रॉपिकल एरिया के लिए, जहाँ पे सिर्फ आपका बायोडाइवर्स रीजन नहीं है, सबके लिए है। इस आइडिया के अनुसार बहुत सारा एरिया जो कि आउटसाइड है ट्रॉपिक के, जैसे कि माउंटेन, वहाँ पे भी अच्छा खासा बायोडाइवर्स देखा जा सकता है। ईस्टर्न हिमालय को साइट किया गया एक एग्जाम्पल के रूप में, जहाँ पे क्लाइमेट डिसेबिलिटी है, डाइवर्स जियोलॉजिकल कंपोजिशन है, उसके बावजूद भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालयन वुल्फ। तो हम जानेंगे हिमालयन वुल्फ के बारे में। हिमालयन वुल्फ कैनिस लुपुस कैनको हैज़ बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लेट लिस्ट। जो आपका हिमालयन वुल्फ है, जिसको कि हम कैनिस लुपुस चैनको नाम से भी जानते हैं, इसको एसेस किया गया है पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के रेड लिस्ट पे। The assessment estimate a population size of 2,275 to 3,792 mature individual across the Himalayan range of Nepal, India and Tibetan Plateau। और ये जो एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट कर रहा है कि जो पॉपुलेशन है इनका वो 2,275 से 3,792 मैच्योर इंडिविजुअल का है अक्रॉस हिमालयन रेंज जो है आपका नेपाल, इंडिया और तिब्बतन प्लेटू का। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी पर रखा गया है। तो किस कैटेगरी पे हिमालयन वुल्फ आता है? वल्नरेबल कैटेगरी पे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड किया गया है और साइट के अपेंडिक्स 1 पे है। थ्रेट की अगर हम बात करें तो डिप्रेडेशन, कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट मॉडिफिकेशन, इंक्रोचमेंट, डिप्लीशन ऑफ प्रे पॉपुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन विद डॉग एंड इलीगल हंटिंग फॉर ट्रेड, ये जो रीजन है इनके खतरे के लिए, जैसे कि जो डिप्रेडेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट का जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो इंक्रोचमेंट हुआ है इनका एरिया का, डिप्लीशन जो देखा गया प्रे के पॉपुलेशन का जिसके ऊपर ये फीड करता है, हाइब्रिडाइजेशन डॉग के साथ, और इलीगल जो हंटिंग होता है हिमालयन वुल्फ का ट्रेड के लिए, इन सब कारण से जो है थ्रेट बना हुआ है इनके लिए। क्या मेजर्स है जो कि रिकमेंड किया गया है? To securing healthy prey population, improving livestock guarding method, managing feral dog population, transboundary conservation effort, and incorporating the Himalayan wolf into conservation program to enhance protection। सिक्योर करना होगा हेल्दी प्रे के पॉपुलेशन को, इम्प्रूव करना होगा लाइफ स्टॉक गार्डिंग मेथड को, मैनेज करना होगा फेरल डॉग पॉपुलेशन को, ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन एफर्ट लेना होगा और इनकॉर्पोरेट करना होगा हिमालयन वुल्फ को कंजर्वेशन प्रोग्राम में, ताकि इन्हेंस किया जा सके इनके प्रोटेक्शन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को, हिमालयन वुल्फ का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.